स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ प्रज्वानी। मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आज का शो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जिनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुकेश चौहान, जो काफ़ी लंबे समय तक एजुकेशन लाइन से जुड़े रहे और अब सिर्फ और सिर्फ वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर मुकेश चौहान एक सोलो ट्रैवलर हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर, अगर बात करें घूमने की, ट्रैवलिंग की, तो आपको ये शौक, क्योंकि हम शौक ही कहेंगे क्योंकि घूमने का एक अलग ही शौक होता है। हम चाहते हैं कि हम नई नई जगह जाएं, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो आपको कब ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है? ये शौक तो मेरे को जो लगता है ना, ये मेरे जीन्स में है। अच्छा। क्योंकि मेरी मदर ने हिंदुस्तान का कोई तीर्थ छोड़ा नहीं है। जहाँ से गंगा जी निकलती हैं और जहाँ पे गंगा जी समुद्र में मिलती हैं, वहाँ तक सारे घाटों के वो स्नान कर चुकी हैं और वो सारे मंदिरों के दर्शन कर चुकी हैं। तो जब छोटा था तो उनसे ही सुनना ये सब चीज़, तो फिर मेरे को लगता था मुझे भी करना चाहिए। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि शुरू से ही चलता चला गया, ब्लड में ही था, ऐसा लगता है। जी। तो आपने अभी तक, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपने कितना अभी तक एक्सप्लोर कर लिया? इंडिया का लगभग 70% मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि आप अभी तक इंडिया में 70% एरिया कवर कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो सबसे खूबसूरत हिस्सा या आपकी सबसे जो यादगार ट्रिप, अगर मैं जानना चाहूँ तो? सारी ट्रिप यादगार होती हैं जी। और हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो मैं बेसिकली राइडर हूँ, तो बाइक से मैंने काफ़ी सारी यात्राएं की हैं। और जब मैं जॉब में था तो तब भी मैं घूमता था, लेकिन इतनी लंबी छुट्टियां हम लोगों को नहीं मिल पाती थी जी। और मैं एजुकेशन सेक्टर में था, तो एजुकेशन सेक्टर में गर्मियों में ही लद्दाख खुलता है और गर्मियों में ही हमारा सीज़न होता है एडमिशन का। तो मैं लद्दाख नहीं कर पाया था। और मेरा हर राइडर का मन होता है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई राइडर है तो उसका मन रहता है कि मैं एक बार लद्दाख करूं। तो बहुत लंबे टाइम तक मैं लद्दाख नहीं कर पाया फिर। और ये मेरी प्लानिंग पहले से थी कि मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं अपने सारे जॉब छोड़ दूंगा और सिर्फ ट्रैवलिंग करूंगा। तो जब मैंने जॉब छोड़ दिया उसके बाद मैं हर साल लद्दाख जाता हूँ। अच्छा, मतलब जब जॉब में थे तब आप नहीं जा पाए, लेकिन अब आप हर साल एक ट्रिप ज़रूर करते हैं लद्दाख की? हाँ, क्योंकि लद्दाख में करीब 20 दिन लगते हैं, कम से कम एक बार लद्दाख जाने के लिए 20 दिन लगते हैं, तो बड़ी ट्रिप हो जाती है। सर, अगर हम बात करें किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, हम अगर किसी एक जगह जा रहे हैं तो किस तरीके से हम उस जगह को एक्सप्लोर करें? एक सबसे बड़ी चीज़ ना, आदमी का टेस्ट होता है, वो किस तरीके की चीज़ों को घूमना चाहता है। कुछ लोग मंदिर देखना चाहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मंदिर देखना नहीं चाहते हैं। तो मेरा जो टेस्ट है, मेरा जो क्राउड है, भीड़ भाड़ वाले जो शहर हैं, उनमें मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं रहता है और मैं बिल्कुल शांति वाली जगहों पे जाता हूँ। और नेचर के साथ और जो हमारे पुरातत्व वाले जो पार्ट्स हैं, उनको देखने का मेरा बहुत मन रहता है। तो मैंने बहुत ऐसे खंडर देखे हैं कि जहाँ पे मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं था। तो ऐसी जगहों पे कई बार डर लगता है। और एक जगह उत्तर प्रदेश में ही जगह पड़ती है ललितपुर, और जब मैं ललितपुर की बात करूँ तो ललितपुर कोई पहचान भी नहीं पाता है कि ललितपुर कहाँ है जी। और मैंने लास्ट ईयर राइड की थी ललितपुर की, सितंबर के महीने में। तो ललितपुर मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे इतनी पुरानी मूर्तियाँ हैं, जैन धर्म की मूर्तियाँ हैं, हिंदू धर्म की मूर्तियाँ हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ हैं। एक बहुत बड़ा रॉक है, करीब 70-80 फीट की रॉक है और उसके ऊपर नरसिंह भगवान की मूर्ति उकेरी है और इतनी अछूती हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं है जाने की, लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं अनएक्सप्लोर जगह को एक्सप्लोर करता हूँ। जहाँ मैं गया तो आप सोचिए कि जो मैं बाइक चलाता हूँ वो 650 सीसी की है, बहुत पावरफुल बाइक है, लेकिन वो बाइक भी मैं 2 बार गिराई, उसके बाद मैं उस मंदिर पे पहुँचा। मेरे कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, मिट्टी में हो चुके थे, लेकिन मैं उसको देख के आया। ये मैं कह सकती हूँ कि राइडर का जुनून है कि नहीं, मुझे इस जगह पहुँचना है तो पहुँचना ही है, हाउ एनी कॉस्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता होगा कि इस तरीके से किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ लोग जा नहीं पाते हैं और हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। जब आप रोड ट्रिप करते हो ना, उसके ये एडवांटेज होते हैं कि जब हम ट्रेन से जा रहे हैं, बाई एयर जा रहे हैं, तो एक लिमिटेड एरिया होता है, लिमिटेड डेस्टिनेशंस होते हैं जिनको हम कवर करते हैं। लेकिन जब हम रोड ट्रिप करते हैं तो रोड ट्रिप में भी 2 हो गई, एक कार से हो गई, बाइक से हो गई।
तो बाइक वाली ज़्यादा अच्छी कैसे रहती है कि जब आप कार से आ रहे हो आपकी तरफ कोई नहीं देखता, लेकिन जब हम बाइक से जाते हैं और बाइक के पीछे सामान होता है तो और पूरे राइडिंग गियर्स होते हैं तो लोग देखते हैं, और जहाँ हम बाइक रोकते हैं वहाँ लोग आ जाते हैं, आते पूछते भी होंगे। और आते हैं तो फिर वो पूछते हैं, सरप्राइज़ करते हैं। जब मैं तमिलनाडु में था, केरला में था, तो वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो समझते हैं कि भाई आगरा से और इधर हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो लोकल लोग लोकल चीज़ बताते हैं, आप यहाँ पे आए हो तो ये चीज़ देख के जाओ, आप यहाँ पे आए हो तो ये चीज़ खा के जाओ। तो उसमें घूमने में मज़ा आता है और नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जब आप बाइक पे होते हो। बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी लोकल हैं जो मैंने देखी हैं, और बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन वो बड़े महत्वपूर्ण मंदिर हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अलग लेवल वाले मंदिर हैं, वो हम देख पाते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि रोड ट्रिप ज़्यादा अच्छी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी। आगे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना भी घूमे हैं या तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अकेले घूमने का हम कभी सोचते नहीं कि हम यही सोचते हैं कि अकेले जाएंगे तो क्या हमें मज़ा आएगा, कि कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई साथ देने के लिए नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे चीज़ों को अकेले एक्सप्लोर करते हैं? मैं शुरू में ग्रुप के साथ भी मैंने राइडें की हैं जी, और फैमिली के साथ भी काफ़ी मैंने ट्रैवलिंग की है, रोड ट्रिप की हैं, लेकिन जो सोलो में मज़ा है वो एक एक्सपीरियंस के बाद सोलो समझ आता है। स्टार्टिंग में अगर आप सोलो की बात करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो सोलो में क्या है कि आप सिर्फ अपने साथ होते हो, आपके साथ कोई नहीं होता, और जब आप अपने साथ होते हो, अकेले होते हो, आप अपनी मर्जी से काम करते हो तो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो। और जो मेरा टेस्ट है घूमने वाला, वो मुझे लगता भी नहीं कोई मेरे साथ कर पाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया भी आपको कि मैं ऐसे ऐसे मंदिरों पे जहाँ पे कोई मिलता नहीं है, रास्ता बताने वाले नहीं होते हैं, और नेविगेशन काम नहीं करता उन जगहों पे, और उन जगहों पे मैं जाके एक्सप्लोर करता हूँ तो कोई क्या ही मेरे साथ जाएगा। तो सोलो में ही मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी जो राइड होती है ना, बड़ी अनप्लान्ड होती हैं। मैं लास्ट ईयर राइड की थी रक्षाबंधन पे, इंदौर में गया था, पहला मेरा था, मेरी सिस्टर उधर रहती है, तो मेरी पहले दिन की मेरे को पता थी कि मेरे को इंदौर तक जाना है, उसके बाद मेरे को नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगा। और 2-4 दिन के लिए मैं राइड प्लान करके गया था, बाइक से गया। तो मैं जब आगरा लौटा तो 23 दिन बाद लौटा था। और मैं इंदौर से फिर मैं चला गया मांडू, चला गया मांडू के बाद फिर मैं एक पांडवकालीन केव्स हैं, बाग केव्स कहते हैं, बिल्कुल एमपी के और गुजरात के बॉर्डर पे है। वहाँ से फिर मैं गुजरात में चला गया, गुजरात में चंपानेर है, चंपानेर चला गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी चला गया, दमन चला गया, मुंबई चला गया, फिर वापसी में राजस्थान होता हुआ अहमदाबाद होता हुआ है। तो 23 दिन लगे। तो सोलो में ही पॉसिबल है ये, अगर किसी के साथ जाओगे तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है जब आप बोल के कुछ जा रहे हैं, आग इतने दिनों बाद रहे हैं? फैमिली को पता है, आदत में आ गई है फैमिली को। बिल्कुल, क्योंकि जनरली वाइफ जो होती है वो इस चीज़ को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाती कि हमारे हस्बैंड हमारे बिना घूम रहे हैं। देखिए, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं, और मैं इतना घूम पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव पहलू हैं। इसका एक पॉजिटिव है कि मेरी वाइफ नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बच जाता हूँ। जी, तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आप ऐसी ऐसी जगहों पर कैसे पहुँचते, कैसे उन चीज़ों को ढूंढते? जैसे अभी आपने अपनी बातों में अभी बोला कि आप ऐसी ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पर लोगों को एड्रेस नहीं मालूम था, जगह रास्ते नहीं पता थे, फिर भी आप वहाँ तक पहुँचे, तो कैसे एक्सप्लोर करते हैं फिर? हमारे ना एक कम्युनिटी है ट्रैवलर्स की जी, तो मेरा एक ग्रुप है गो हिमालय करके, तो उस ग्रुप पे 70,000 प्लस मेंबर्स हैं। तो उस पे जब लोग जुड़ते हैं तो लोकल आदमी भी जुड़ा हुआ है, तो लोकल ने तो अपने गांव का डाला है, वो तो कहीं एक्सप्लोर करने जा नहीं रहा, उसने अपने गांव का डाला है कि मेरे गांव में ये वाली बहुत अच्छी जगह है। अच्छा। और फिर जब मेरे को नॉलेज में आती है, अरे यार ये तो वास्तव में इंटरेस्टिंग है, देखनी चाहिए, तो फिर मैं उन चीज़ों के लिए चल पड़ता हूँ। और मेरे को वो बहुत मज़ा आता है कि मैं किसी चीज़ को मैं बताऊँ, क्योंकि वो उस चीज़ पे मैं पहली बार गया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन है जब मैं ग्रुप पे डालता हूँ कि मेरे से पहले, मतलब ऐसा नहीं है मेरे से पहले लोग गए नहीं हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं बताऊं लोगों को, और मैं यहाँ पहले गया था जी। तो जो एक आदमी, जैसे आगरा में ही कोई मंदिर है, आगरा के तो सभी गए होंगे, ज़्यादातर लोग गए होंगे, लेकिन एक आदमी विदेश से आ रहा है, वो सिर्फ उस मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहा है, या बहुत बड़ी दूर से आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। आगरा में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं कि आप भी आगरा में रहते हो, आपने सुने भी नहीं होंगे, और वो हमने देखे हुए हैं।
बिल्कुल, क्योंकि हम आगरा में वाकई में ये बात आपने सही कही कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्योंकि जिनके नाम सामने आते रहते हैं बस उन्हीं को हम जानते हैं, जिनके बारे में नहीं सुनते उनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। तो सर आगे बात करते हैं कि अगर हम सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दो जगह ट्रैवलिंग होती है। एक जगह वो होती है जहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, एक जगह ऐसी होती है जहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं। तो सुविधाओं वाली जगहों पे तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, हर जगह सारी चीज़ें मिलती हैं। अब बस आप अपना मन बनाओ और गाड़ी उठाओ और निकल जाओ। लेकिन जब आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो और किसी पहाड़ी एरिया की कर रहे हो जहाँ पे लोग कम जाते हैं, तो वहाँ के लिए फिर आपको सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कार में हो या बाइक में हो तो उनके जो कॉमन स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो ज़रूर लेके चलने चाहिए, क्योंकि वहाँ बाई चांस मिस्त्री मिल जाता है, मैकेनिक मिल जाता है, लेकिन पार्ट्स नहीं मिलते। वो एक अलग बात है। जो पार्ट्स आपके पास होगा वो कभी ख़राब नहीं होगा, ख़राब वही होगा जो पार्ट्स आपके पास नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए लेके चलना चाहिए। और मैं जो पार्ट्स लेके चलता हूँ तो मैं इसलिए भी लेके चलता हूँ कि बाई चांस किसी और का ख़राब हुआ तो मेरे नहीं तो उसके काम आ जाएगा। बिल्कुल। और जब भी आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे जब हम करते हैं ना तो काफ़ी दूर दूर तक कोई शॉप नहीं मिलती। और कहाँ आपका ब्रेक डाउन हो जाए, भले ही कार में आप ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर वहाँ पे एनर्जी के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सबसे अच्छा जो रिसोर्स होता है वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और इस कंडीशन में जाना चाहिए कि बाई चांस अगर फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ कभी लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता ख़राब हो गया या ब्रेक डाउन हो गया, तो आपके पास कपड़े भी इतने होने चाहिए कि अगर आपको रात काटनी पड़े गाड़ी के अंदर या बाइक पे हैं तो फिर आपके पास टेंट या स्लीपिंग बैग ज़रूर होना चाहिए। भले ही हमने कहीं लगाना नहीं है लेकिन होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम आता है। बारिश हो जाए तो काम आता है या ब्रेक डाउन हो जाए तो काम आता है। बिल्कुल, मतलब हर सिचुएशन के लिए तैयार होकर हमें घर से निकलना चाहिए। सर सोलो ट्रैवलर के लिए अगर हम एज की बात करें, जैसे अभी आपसे बात करी तो आपने बताया कि आपने सोचा था कि आप 50 तक काम करेंगे, उसके बाद फिर सोलो ट्रैवलिंग करेंगे। तो क्या ट्रैवलिंग के लिए एक एज का मतलब कोई बात नहीं है? क्योंकि हमारी जनरेशन ये सोचती है, जैसे मैं हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मुझे अभी सारा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, आगे का पता नहीं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सच्ची सही सोच है आपकी। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तभी तक करना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब जाएंगे तो रिटायर हो जाते हैं तो वो घर में तो चल नहीं पाते हैं, बाहर क्या ही घूमेंगे वो। तो और इसीलिए जो मेरा टारगेट था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा या रिटायर हो जाऊंगा जब मैं करूंगा। मैंने सोचा था कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं छोड़ूंगा। तो जिससे क्या है कि 50 साल से अभी भी मेरा टारगेट ये है कि 50 साल से लेकर 60 साल तक मैं ट्रैवलिंग करूंगा और 60 साल के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर जॉब करूँ। अच्छा मतलब 10 साल का आपने ये टाइम निकाला है अपनी ट्रैवलिंग के लिए, उसके बाद फिर आप काम करने का सोच रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि क्या ट्रिप के दौरान कोई एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डर लगा हो या चीज़ों को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आई हो? डरावनी सारी चीज़ें होती हैं जी। और एक बार हम सोलो ट्रैवलिंग तो नहीं थी, तो और भी 2-4 राइडर थे और हमने रात में कैंप लगाए और जब सुबह पता चला तो वो कैंप हमने शमशान घाट में लगा लिए थे। ओह। तो जब सुबह पता चला शमशान घाट में तो 2-3 लड़के तो बीमार हो गए। अरे बाप रे। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा सर आपकी अभी तक की ट्रैवलिंग में कोई यादगार पल या कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? जो भी ट्रिप होती है वो यादगारी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हर ट्रिप पे हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ आपके साथ जुड़ती है और सोच के हिसाब से ज़्यादातर अच्छी, मैं तो बताऊंगा कि मेरे साथ तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको, लास्ट ईयर मैं सितंबर में राइड कर रहा था और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बीच के दिन थे। तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है निमाड़, जैसे रीजन होते हैं, जैसे अपने यहाँ ब्रज मंडल है, अवध मंडल है, तो इस तरीके से वहाँ पे निमाड़ है। तो निमाड़ रीजन में जो रक्षाबंधन मनाते हैं वो जन्माष्टमी वाले दिन मनाते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर से राखी बंधवाई और मैं अनप्लान राइड पे निकला हुआ था। तो वहाँ पे मेरे को रोड पे करीब 7-8 लड़कियाँ यंगस्टर्स थी, वो बैठी हुई मिली। तो जो उन्होंने जब मेरी बाइक देखी, नॉर्थ में राइडर काफ़ी मिल जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत राइडर मिल जाएंगे, उत्तराखंड में और हिमाचल में, लेकिन उस साइड में लोग कम राइड करते हैं। तो उन लड़कियों ने मेरे को रोक लिया, फिर मैं वहाँ रुका, बाइक वापस ले गया। तो उन्होंने काफ़ी सारे मेरे साथ फ़ोटो खिंचाए, बातचीत हुई इधर उधर की, मेरे बारे में जाना, उन्होंने अपने बारे में बताया। और एक लड़की बोली मेरे से,
उसके पास राखी थी, कहती है मैं आपको राखी बांधूं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बांधो। तो उसने मेरे को राखी बांधा। फिर मैंने उससे नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो कहती है भावना। तो ये एक इंसिडेंट था, मेरी एक ही बहन है और उसका नाम भावना है। तो ये काफ़ी मेमोरेबल आपके लिए वो ट्रिप का रहा होगा। सर अब आगे बात करना चाहूँगी कि आपने 70% तो कवर अब तक कर ही लिया है, अपनी इंडिया को एक्सप्लोर कर लिया है। अब ऐसी कौन सी जगह है जो बची है जिसको आप वेट कर रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए? नॉर्थ ईस्ट कम्प्लीटली बचा हुआ है मेरा जी, वो उस साइड में अभी नहीं गया हूँ, और कर्नाटका बचा हुआ है। और मैं कर्नाटका को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो मेरा वास्तव का जो टेस्ट है ना, जो पुरानी चीज़ों को देखना, पुराने मंदिरों को देखना, वो वहाँ मिलेगा वो आपको? सारा कर्नाटका में है। तमिलनाडु में 2 बार कवर किया है इसीलिए, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं। और पता नहीं आपको पता या नहीं पता, जैसे अपनी बॉडी के पंचभूत तत्व होते हैं, जी, 5 तत्वों से मिलके हमारी बॉडी बनती है। उन्हीं 5 तत्वों के लिए यहाँ पे 5 शिव जी के मंदिर हैं इंडिया में। वो 4 मंदिर तमिलनाडु में है और 1 मंदिर उनका आंध्रा में है। अच्छा, और ये 5 मंदिर हो गए। दक्षिण का ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम और उत्तर का ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। तो इन दोनों मंदिर के बीच में वो 5 मंदिर, 7 मंदिर हैं जो एक सीधी लाइन में हैं। ओह, और इसके बारे में मतलब कितने पुराने मंदिर हैं वो, जब गूगल कुछ नहीं था तो कैसे उन्होंने उन सीधी लाइनों को निकाला होगा। जी बिल्कुल। और साउथ के मंदिर तो आप जो कंप्यूटर के आगे बैठे हो, 2000-3000 पुराने वो मंदिर हैं, और वहाँ कंप्यूटर की मूर्तियाँ, कंप्यूटर की प्रतियों में, और टेलीफोन की, साइकिल की, सब बनी हुई हैं। तो इसी तरीके का जो मेरा चीज़ों को देखने का इंटरेस्टिंग जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी कर्नाटका में। मतलब ये ट्रिप आपके भी रह गई हैं जिनको आप पूरा करेंगे, तो कब तक हम कर्नाटका एक्चुअल में क्या है कि 1 महीने का पूरी मेरी राइड रहेगी कर्नाटका की। जी, तो मैं 1 महीने का टाइम निकालने के वजह से मेरा वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग में चल रहा है। और वहाँ के लिए मौसम भी सिर्फ और सिर्फ जनवरी अच्छा रहता है। चाह तो कभी भी सकते हैं, लेकिन जनवरी वहाँ के लिए सबसे अच्छा मौसम है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तो 12 महीने एक जैसा मौसम हाँ। रहता है। तो अब यहाँ गर्मी होगी तो वहाँ तो और ज़्यादा गर्मी भी रहेगी। तो अगर होप्स हो कि मैं जनवरी 25 में और कर्नाटका करूँगा। चलिए, आई विश कि आप अपना कर्नाटका का भी ट्रिप जल्दी पूरा करें। अब सर इसके साथ एक बात और आती है कि किसी भी जगह पर जाने से पहले क्या वहाँ की पूरी रिसर्च करना भी ज़रूरी है, पढ़ना, उसके बारे में जानना, सारी चीज़ें? रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे। तो अभी तो क्या है, हम मोबाइल पे रिसर्च कर लेते हैं, कंप्यूटर पे कर लेते हैं। जब मैंने घूमना शुरू किया था तो उस टाइम पे ये दोनों चीज़ें नहीं आती थी। तो एक बुक आती थी, स्टेट वाइज बुक आती थी, और उसका मैप आता था। तो जब मैं जाता था तो मैं उस बुक से और उस मैप से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता था, और मेरे को पता होता था कि अब 30 किलोमीटर के बाद ये आएगा, 40 किलोमीटर के बाद ये आएगा, और यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट में इतना होमवर्क करके जाता था। तो जब मैं फैमिली के साथ रोड ट्रिप करता था, मेरे बच्चे भी बोलते थे, डैडी आप पहले आए हो क्या यहाँ पे? तो मैं नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो बोले फिर आपको कैसे पता है कि यहाँ के बाद ये आएगा, यहाँ के बाद ये आएगा? तो होमवर्क और रिसर्च करके जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो जब तक हमें पता ही नहीं हम देखना क्या है हमने, तो वहाँ जाके खड़े हो करें वो क्या। जी, तो कायदा ये है कि पहले, अब तो बहुत ज़्यादा आसान है, मोबाइल पे चीज़ें आ जाती हैं कि वहाँ पे क्या क्या देखने की चीज़ें हैं। तो देखने की चीज़, सपोज़ कि ताजमहल देखने की चीज़ है, आगरा कोई आता है तो लाल किला देखने की चीज़ है, एतमादौला देखने की चीज़ है। तो एक आदमी तो सिर्फ ये देखता है और देख के चला जाता है। लेकिन मेरा क्या है कि फिर मैं उनके बारे में और ज़्यादा अंदर जाके घुस के रिसर्च करता हूँ कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, क्या चीज़ इसकी स्पेशलिटी है। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो ये सारी चीज़ें देखता हूँ। और इसीलिए जब मैं लिखता हूँ अपने ग्रुप पे या मंदिरों पे मैं लिखता हूँ, मैंने टेम्पल्स ऑफ भारत करके केवल मंदिरों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक पे। तो जब मैं उन मंदिरों के बारे में लिखता हूँ तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे से सीनियर ट्रैवलर हैं, तो उनको वो बात नहीं पता होती जो मैं उसमें लिख देता हूँ। तो ये जब तक, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो होमवर्क है उसका नतीजा रहता है कि आप ज़्यादा अच्छे से पता कर पाते हो, ज़्यादा अच्छे से घूम। तो सर बात आती है कि इंडिया के अलावा बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करने का क्या सोचा आपने कभी? मैं बिल्कुल बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन कंट्रीज़ में जाना चाहता हूँ जहाँ हमारे सनातन धर्म की कुछ जड़ें मौजूद हैं। सिर्फ उन कंट्रीज़ में मेरा जाने का मन है। और मैं नेपाल जा चुका हूँ 2 बार, और वियतनाम गया था लास्ट ईयर। और वियतनाम में मैंने किसी भी आदमी से ये नहीं सुना कि वियतनाम में हिंदू कल्चर है या हिंदू मंदिर हैं।
लेकिन जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे हिंदू मंदिर देखे और बौद्ध मंदिर देखे। बौद्ध भी हमारा ही कल्चर है, लेकिन वहाँ पे एक पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि हिंदू मंदिर के लिए है, और उसे वियतनाम गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों पार्टनरशिप में उनको चला रहे हैं। तो मैं जहाँ जाता हूँ वो ढूंढ लेता हूँ अपने मतलब की चीज़ें। जी बिल्कुल सर, अगर हमारे मतलब अगर हमारे आसपास अगर ये घूमने की जगह नहीं होती, हम ऐसे घर से बाहर निकल के चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेरंग होती है। अगर हम पुराने टाइम से अगर हम सोचें कि हमारे पूर्वजों की जो सोच रही इतनी लंबी रही, क्योंकि जगह जगह हमने देखा इतनी सारी चीज़ें जो कभी ना कभी तो बनाई गई होंगी, तो शायद यही सोच के बनाई गई कि आगे लोग उन जगहों पर जाएँ, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि कहीं किसी नई जगह जाके वहाँ के कल्चर को समझें, वहाँ के खाने का टेस्ट लें। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम अपने घरों से बाहर भी ना निकलते। देखिए, जो हमारे बुजुर्ग जो थे जी, वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि इतने बड़े साइंटिस्ट आज की डेट में अभी तक पैदा नहीं हुए जी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक लाइन में 7 मंदिर उन्होंने बना दिए। बिल्कुल ठीक है। ऐसे जो मंदिर साउथ में हैं उन मंदिर को आज की डेट में भी बनाना पॉसिबल नहीं है, आज की डेट में भी नहीं बना सकते क्योंकि वो इतने एडवांस मंदिर हैं। एलोरा जो केव्स है, जी, एलोरा केव्स में एक मंदिर बना हुआ है, उसे कैलासा टेम्पल बोलते हैं। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई दूसरा मंदिर ऐसा होगा। जब भी बिल्डिंग बनती है तो नीचे से बनना शुरू होती है ना, वो मंदिर है जो ऊपर से बना है। ये कैसे पॉसिबल है? यस, आप पढ़ना कभी उसके बारे में। ऊपर से बनना चालू हुआ है, रॉक है, और उसमें 3 मंजिल का रथ के आकार का मंदिर है, और उसमें हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, पिलर्स भी हैं, और दरवाजे भी हैं, मूर्ति भी है, खिड़कियां भी हैं, सब और सब सिंगल रॉक में। तो साइंस अब ज़्यादा डेवलप्ड है, ये मैं नहीं मानता, तब ज़्यादा डेवलप्ड थी। और उसके बाद एलोरा के पास में ही है अजंता। अगर मैं तो बोलूँगा किसी भी आदमी को भले ही घूमने का शौक़ ना हो, लेकिन उसे अपनी संस्कृति, मैं हमेशा संस्कृति बचाने की भी बात करता हूँ कि आदमी को अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए और अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। तो संस्कृति के बारे में जानने के लिए भी एलोरा एक बार ज़रूर घूमना चाहिए। अभी हम 3D पेंटिंग्स की बात करते हैं। 3D पेंटिंग्स हमारे लिए नहीं है। 2200 साल पहले एलोरा में पेंटिंग्स बनी हुई हैं अजंता में, और वहाँ पे 3D पेंटिंग बनी हुई है। जो डुप्लेक्स मकान की हम आज बात करते हैं, वो डुप्लेक्स मकान अजंता में बना हुआ है। और जो पेंटिंग्स मैं बता रहा हूँ, जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, वो 2200 साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, आज भी वो सुरक्षित हैं। कौन सा पेंट उन्होंने यूज़ किया होगा कि वो आज तक सुरक्षित है। और जिन ड्रेसेस की आप बात करते हो ना, जो गजरा लगाती हैं लेडीज़, और वो जो शॉर्ट स्कर्ट पहनती हैं, और जो नर्स जो लगाती है ना सिर के पीछे, वो 2200 साल पहले पेंटिंग्स में वहाँ बना हुआ है। वहाँ बना हुआ है। बहुत दूरदर्शी थे हमारे पूर्वज। और वहाँ पे एक हॉल है, उस हॉल में जैसे अभी हम माइक पे बात कर रहे हैं, तो एक डाइस बनी हुई है, डाइस पे गुरुजी बैठते थे और नीचे स्टूडेंट बैठते थे। लेकिन अब कैसे माइक, अब तो माइक हैं, बिजली से चलते हैं, पहले तो बिजली थी नहीं, और अपनी आवाज़ भी पहुंचानी थी। तो गॉड नोज के उन्होंने किस तरीके से बनाया। उस डाइस के ऊपर अब जाके अगर हम भी चढ़ जाएंगे और वहाँ से जब बोलते हैं तो पूरे हॉल में आवाज़ जाती है, ऐसे लगता है कि माइक पे कोई बात कर रहा है। आप जिस हॉल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली अभी 2-3 महीने में जुलाई में ही हम लोग गए थे औरंगाबाद, और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग भी गए थे अजंता। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, हमने उस तरीके से उसको उस नज़र से नहीं देखा। तो अभी लग रहा है कि काश उस नज़र से उसको देखते। और जिस हॉल की आप बात बता रहे हैं, वो हॉल भी हमने देखा, लेकिन अब उसके अंदर क्या खासियत थी वो हमको शायद नहीं पता। मैंने इसीलिए बोला कि जब आप कहीं घूमने जाओ तो जो रिसर्च होनी चाहिए वो ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से घूम पाओगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बस मैं चाहूँगी कि अंत में जो अपकमिंग सोलो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए कोई एक मैसेज या कोई सजेशन ज़रूर दें। ट्रैवलिंग में ना दिमाग का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जी, आपका मन करे और घर से बाहर निकल जाओ, उसके बाद फिर सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप पे ही हमें परेशानी होती है। जब घर से बैग पैक कर लेते हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तब तक की प्रॉब्लम है। जब एक बार बाहर निकल गए फिर सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं और रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम है,
दिमाग को मजबूत करो और निकल जाओ। और मुझे ठीक है, सबका अपना अपना है, लेकिन मुझे तो इससे अच्छा कुछ लगता नहीं। जी बिल्कुल। आई विश मैं भी कभी ऐसे किसी सोलो ट्रैवलिंग पर ज़रूर निकलूं। अभी तक तो मैंने अभी घर से निकलना शुरू किया है। अभी बस मैं अपनी फ्रेंड का सहारा ज़रूर देखती हूँ। बस मैं और मेरी फ्रेंड जब भी मन करता है तब निकल जाते हैं। बट आई विश कि फ्यूचर में मैं कोई ना कोई एक सोलो ट्रिप ज़रूर करूँ। बिल्कुल करिए। बहुत लड़कियां हैं बिना पैसों के सोलो ट्रिप कर रही हैं। कई सारे लड़के और लड़कियां हैं, बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, 20-20, 22-22 साल के, वो बिना पैसों के कर रहे हैं, ट्रैवलिंग विदाउट मनी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने सारे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जुदा इसी के साथ मेरा समय हो चुका है। अब आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। मैं जा रही हूँ, आप लोग कहीं मत जाइए। आप सभी लोग बने रहें और सुनते रहें 89.6 मेगाहर्ट्ज़ ब्रजवाणी।